ठीक है। हाँ, लास्ट क्लास में, अब आवाज मत करना, लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी? भारतीय संविधान की अनुसूचियों की। अच्छा, और एक और चीज मैंने कल आप लोगों को शाम को भेजी थी, जिसे मैंने कहा था प्रस्तावना। कितने लोगों को याद हो चुकी है प्रस्तावना, ये बताओ? यहाँ आती है एक दो जने। देखो, कल मैंने ग्रुप में भेजी भी थी प्रस्तावना, तो हो सकता है आज या कल में वो स्टार्ट हो भी सकता है टॉपिक। तो मैं ये चाहता हूं कि कम से कम पहले आप प्रस्तावना को एक कविता की तरह याद कर लेना, क्योंकि देखो एक ही पेज है, कोई बड़ी बात नहीं है। झंडे के दिन या कहीं ना कहीं हमने कभी ना कभी कोई कविता याद की होंगी। ये कम से कम ये कंपटीशन एग्जाम में 1 या 2 नंबर देके जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो प्रस्तावना को कम से कम याद कर ले। अब वापिस अपने टॉपिक की तरफ हम आते हैं, और हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान की अनुसूचियों की। अनुसूचियां कितनी हैं भारतीय संविधान में? वर्तमान में 12 हैं। ठीक है, ये हमने देखा। मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। और लगभग हम बात करते करते कौन सी अनुसूची तक आ चुके हैं? 7वीं अनुसूची तक। 7वीं अनुसूची की कल हम बात कर रहे थे, उसके बाद हमने बात बंद कर दी थी। 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख था, ये चर्चा हमने कर ली थी। इसमें शक्तियों का विभाजन बताया गया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो विषय हैं, उन विषयों का विभाजन कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। देखो, 7वीं अनुसूची है और 3 सूचियां बनी हुई है। हरी बात समझ में? कंफ्यूजन मत हो जाना कि तीसरी अनुसूची कहां से आ गई। 3 सूची बनी हुई है, 3 लिस्ट हैं, और वो कौन सी अनुसूची में बनी हुई है? 7वीं अनुसूची में। ठीक है, और कौन कौन सी सूचियां थी? एक तो संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती। ठीक है, 3 सूचियां हमारे संविधान में बनी हुई हैं। आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है भी सही, मैं जहां तक मानता हूं कि संघ सूची में वो विषय हैं जिनके ऊपर कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची में वो विषय हैं जिनके ऊपर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची वो है जिसके ऊपर दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती हैं। पर मैंने कल ये भी बताया था कि इन तीनों सूचियों में अगर कोई विषय नहीं है और भविष्य में ऐसे विषय के ऊपर अगर कानून बनाना पड़ा, तो ऐसे विषय के ऊपर कानून केंद्र सरकार बनाती है। या मान लो कि राज्य सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया है, पर अंतिम निर्णय किसका रहेगा? केंद्र सरकार का रहेगा। संसद ने जो डिसाइड किया है वो फाइनल है। लगभग संघ सूची में अभी कितने विषय हैं? तो 98 विषय हैं। वैसे आप देखोगे तो कहीं पे आपको 100 विषय भी मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 101वां जो संविधान संशोधन था 101, उसके द्वारा 2 उन्होंने पृष्ठ वहां पे बदल दिए। ठीक है, एक तो 92 और एक 92C, ये दोनों वहां से हटा दिए हैं। लास्ट जो है टोटल, देखो पहले कितने थे? 100 थे। ठीक है, मतलब 100 विषय लिखे हुए हैं। इस विषय के ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, और सारे एक क्रम संख्या में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब जो 92 और 92C, ये दोनों हटा दिए वहां से, तो 2 कम हो गए। तो ये आगे खिसक के आया नहीं है, ये अपने स्थान पर ही है। ये मतलब मैंने बताया कि कोई 100 विषय हैं अलग अलग, 1 2 3 4 क्रम संख्या लिखी हुई है, और इसमें 2 क्रम संख्या हमने हटा दी है फिलहाल। आ रही बात समझ में? अभी लेटेस्ट में हमने कितनी हटा दी है? 2। तो विषय की संख्या कितनी हो गई? 98 पे चली गई। लेकिन अंतिम जो विषय है उसकी क्रम संख्या कितनी है? 100 ही है। अंतिम जो विषय है उसकी क्रम संख्या कितनी है? 100 है, पर विषय कितने हो चुके हैं? 98 हैं। ये बात दिमाग में रखना। ठीक है, तो कमूमम कई गाइडों में अलग अलग दिखा हुआ मिलता है, तो कंफ्यूज मत होना इसको लेकर। 98 विषय। राज्य सूची में कितने हैं? तो 59, और समवर्ती सूची में कितने हैं? तो वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको 61 विषय भी मिलेगा, तो इसका भी गणित वही है कि 2 हटा दिए थे, लेकिन लास्ट सीक्वेंस के हिसाब से वो चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो लिख देना, लिखा था ये कल। हाँ, 7वीं अनुसूची। देखो, हमने शुरुआत में भारतीय संविधान के 22 भागों के ऊपर चर्चा की है, उसके बाद अनुसूचियों के ऊपर बात की, जिसमें पहली अनुसूची दूसरी करते करते हमने लगभग 6 अनुसूचियां पढ़ ली हैं, और हम 7वीं अनुसूची की फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनी हुई हैं, और ये तीनों सूची आपके सामने है। संघ सूची जिसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिसके ऊपर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची जिसके ऊपर दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती है। और उसमें कितने कितने विषय हैं तो आपके सामने लिख दिए हैं, 98 विषय, 59 और 52। ठीक है, लिख देना, ये उतार देना।
लिख दिया है ना, पता तो लग गया ना। संघ सूची के ऊपर कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। राज्य सूची के ऊपर और समवर्ती सूची पे दोनों सरकारें। और दोनों सरकार में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो अंतिम निर्णय किसका होगा? केंद्र का। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है जिन्हें संविधान में मान्यता दी गई है। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? भाषाओं का, और वो भाषाएं हैं जिनको संविधान में मान्यता दी गई है। मैं एक सामान्य रूप से आप लोगों को पूछूं तो कितनी भाषाएं अभी आप लोगों को पता ही है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? तो 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। कितनी भाषाओं को? 14। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? 22 है। राजस्थानी, क्योंकि हम राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थानी भाषा क्या इसमें सम्मिलित है? तो नहीं है। अभी हाल फिलहाल में राजस्थानी को 8वीं अनुसूची में भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए काफी मांग चल रही है। 8वीं अनुसूची के अंदर अगर राजस्थानी को मान्यता मिल गई तो क्या हो सकता है समझना। यहाँ पे जैसे आपके विद्यालय लिखा हुआ ना, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो या कोई भी बोर्ड वगैरह लिखा हुआ मिलेगा तो वो सब आपको राजस्थानी भाषा में मिलेंगे। अब राजस्थानी भाषा जो है वो मारवाड़ की तरफ लोग ज्यादा बोलते हैं। अपने यहाँ पे तो और भी गुजराती समझ जाते हैं, राजस्थानी और भी समझ में नहीं आती है। अरे बात, तुम जैसे गुजरात में इंटर करोगे तो गुजरात में जहां पर भी सूचना लिखी हुई मिलेगी वो गुजराती में मिलेगी, जबकि राजस्थान में ऐसा नहीं है। अरे बात समझ में, अगर मान्यता मिलती है तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ, पर वो मान्यता इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि भारत में लगभग, जैसे उत्तर की तरफ हरियाणवी बोलते हैं, ठीक है, और आप पूर्वोत्तर की तरफ देखोगे तो मेवाती लोग बोलते हैं, दक्षिण की तरफ अपने आ जाओगे तो वागड़ी और मारवाड़ी मतलब मेवाड़ी बोलते हैं, और लगभग जोधपुर और मारवाड़ का जो इलाका है वो लोग राजस्थानी लगभग बोलते हैं। आई बात समझ में? तो राजस्थानी को फिलहाल मान्यता प्राप्त नहीं है। इसमें हिंदी का उल्लेख है, अंग्रेजी का उल्लेख है कि नहीं है? कभी देखा? नहीं देखा, अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है। एक और चीज आप लोगों को बता दूं, यूपीएससी में आप देखोगे प्री मेंस और इंटरव्यू 3 पायदान होते हैं, आप लोगों को भी पता है। मेंस का जो पेपर होता है उसमें 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं। आ रही बात समझ में? मेंस में शुरुआत में 2 कंपलसरी पेपर होते हैं, वो दोनों किसके होते हैं? भाषा के, जिसमें आपको पास आउट करने होते हैं। और इसमें भी आपको एक तो इंग्लिश रखना ही पड़ेगा, और दूसरा 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी हुई हैं उसमें से आप कोई भी भाषा एक सेलेक्ट कर सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? मैंने क्या बोला? यूपीएससी मेंस के अंदर 2 भाषा यानी लैंग्वेज के पेपर होते हैं, और लैंग्वेज के पेपर केवल पास आउट करने वाले होते हैं। और इसमें भी लिखा हुआ है कि एक तो इंग्लिश देना पड़ता है, और दूसरे में क्या ऑप्शन है? जो 8वीं अनुसूची में दी हुई भाषाएं हैं उसमें से कोई एक सेलेक्ट करनी है। और इसमें अच्छा है कि हिंदी है, नहीं तो डोंगरी ने, संथाली ने, मलयालम ने कुछ नहीं आती अपने को। ठीक है, हाँ, तो ये बात दिमाग में रखना। तो एक लाइन लिख देना, भाषाओं का उल्लेख लिखा उसमें, भाषाएं, ठीक है। एक लाइन लिख देना, मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, परंतु वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, परंतु वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। ठीक है, एक नोट लगा के एक लाइन लिख देना नीचे, राजस्थानी भाषा का उल्लेख नहीं है, क्योंकि राजस्थानी में अभी मांग चल रही है तो हाल फिलहाल को लेकर भी थोड़ा ध्यान में आप रखेंगे। राजस्थानी भाषा का उल्लेख नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये लगभग हमारे संविधान की मूल अनुसूचियां हो गई। मूल अनुसूचियां मतलब जो मूल संविधान में थी। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है? तो 12 है। 4 अनुसूचियां हमने बाद में जोड़ी हैं। हम उन्हीं अनुसूचियों के बारे में अब चर्चा करेंगे जो बाद में जोड़ी गई। अब 9वीं अनुसूची आप लोगों के सामने है। 9वीं अनुसूची को लेकर थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। ये पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा? फर्स्ट। और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951 में। अरे बात समझ में?
पहला ही संविधान संशोधन हुआ था, और ये कब हुआ था? 1951 में, और उसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्यों? क्योंकि देखो इसके पीछे थोड़ा सा कारण है, समझना। यहाँ पे हुआ क्या था कि भारत के, थोड़ा सा समझना इन चीजों को, है ना, खाली पॉलिटी पढ़ के मत जाना, एक ओवरव्यू, थोड़ा दिमाग भी आप लोगों का चलना चाहिए अगर बड़े लेवल पे कंपटीशन आपको देना चाहते हो तो, ठीक है। संविधान में देखो हुआ क्या था, हम जैसे ही आजाद हुए, आजाद होने के बाद भारत के अंदर संपत्ति जो थी उसका बंटवारा असमंजस्य की स्थिति में था। मतलब जो मैं कह दूं कि कुछ लोगों के पास अधिक संपत्ति थी और बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम संपत्ति थी। तो ऐसी कंडीशन में समानता बनाए रखने के लिए, क्या बनाए रखने के लिए? समानता बनाए रखने के लिए सरकार ने उस समय भूमि सुधार कानून वगैरह निर्धारित किए थे। और भूमि सुधार कानून में उसमें ऐसा था कि जिसके पास ज्यादा संपत्ति है या ज्यादा भूमि जमीनें हैं वो गरीब किसानों को अंदर बांट दी जाएंगी। कम से कम एक व्यक्ति है उसके पास इतनी जमीन है कि वो खेती नहीं कर पा रहा है, और दूसरे व्यक्ति के पास इतनी जमीन है कि वो अपने घर का गुजारा भी नहीं कर पा रहा है। तो दोनों में कुल मिला के समानता रहे, इसलिए संपत्ति ले ली गई। और संपत्ति जब ले ली गई तो ऐसी कंडीशन में लोग न्यायालय के पास गए कि हमारी संपत्तियां ले ली। तो इसलिए ये 9वीं अनुसूची बनाई थी, और इसमें एक बात भूमि सुधार कानूनों को इसमें डाला था। किसको डाला था? भूमि सुधार कानूनों को। और भूमि सुधार कानूनों को डाल के 9वीं अनुसूची में एक बात लिख दी थी कि भूमि सुधार कानून या 9वीं अनुसूची में लिखे गए कोई भी कानून वो होंगे जिनको न्यायालय में आप चुनौती नहीं दोगे। क्योंकि सरकार को चुनौती कौन दे सकता है? न्यायालय दे सकता है। मतलब कुल मिला के सरकार के 3 अंग हो गए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका ने कानून बनाया, कार्यपालिका ने कानून को लागू किया, तो न्यायपालिका अपना निर्णय देगी ये कानून भारत की जनता के लिए सही है कि नहीं है। तो जब न्यायालय ने भूमि सुधार कानून के ऊपर हस्तक्षेप किया उस समय सरकार ने ये 9वीं अनुसूची बनाई। और 9वीं अनुसूची में एक बात लिख दी कि इसमें भूमि सुधार कानूनों को शामिल किया जाता है, प्लस इसमें जो जो कानून डाले जाएंगे, मतलब जो जो कानून 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे उसको भारत की किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, ये लिख दिया। मतलब कुल मिला के समझना, शुरुआत में ही न्यायपालिका को सरकार के द्वारा बांधा जा रहा है। मतलब समझ रहे हो, न्यायपालिका के ऊपर किसका हस्तक्षेप हो रहा है? सरकार का। पहली अनुसूची बना दी क्योंकि सरकार ने उसमें इंटरफेयर किया कि भूमि सुधार कानून आपके गलत हैं, इस तरह से लोगों को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। आ रही बात समझ में? तो ऐसी कंडीशन में फिर सरकार ने पहला ही संविधान संशोधन कर दिया और इसके अंदर भूमि सुधार कानून और ऐसे कानूनों का उल्लेख कर दिया जिसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। पर एक चीज समझना यहाँ पे, वैसे थोड़ी बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। एक वाद है 1973 का जिसे हम कहते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारतीय इतिहास का मैं कह दूं कि सबसे बड़ा, जिसने पूरी प्रशासन में कह दूं कि पूरे संविधान को ही बदल के रख दिया हो, उस तरह का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था ये, आज तक का सबसे बड़ा, जिसे हम क्या कहते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती जो थे, हाल फिलहाल में उनकी मृत्यु हुई, आज से थोड़े महीनों पहले ही उनकी। केशवानंद भारती केरल के मठाधीश थे और उनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी। उनकी संपत्ति जब ले ली गई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। तो केशवानंद भारती को किसके खिलाफ? केरल सरकार के खिलाफ, क्योंकि वो खुद केरल के थे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था उस समय कि 1973 से पहले का कोई अगर कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिया है तो वो हम जांच नहीं करेंगे, पर 1973 के बाद सरकार ने कोई भी कानून बनाया और उसको अगर 9वीं अनुसूची में डाला तो उसकी जांच होगी, ये कहा। और 2011 में तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया कि 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून है वो अगर मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसकी जांच होगी। आ रही बात समझ में? पर एक तर्क दे रखा साथ में, क्या? अगर मौलिक अधिकारों का हनन करता है, मौलिक अधिकार पता है आपके कितने हैं मूल अधिकार? 6 मूल अधिकार हैं आप लोगों को। तो अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है या 9वीं अनुसूची में अगर ऐसा कानून है कि जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो ऐसी कंडीशन में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। और इतना लिखा है कि 1973 के बाद तो जो कुछ भी कानून अगर जोड़ा है, उस किसी भी कानून को आप 9वीं अनुसूची में अगर डाला है तो उसको चुनौती आप दे सकते हो। आ रही बात समझ में? और एक और फैक्ट यहां पे बता रहा हूं कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ? 1951 के अंदर। और मैंने आप लोगों को अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान का भाग 20, जिसमें बताया था कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में, पता है आप लोगों को? संविधान के भाग पढ़ाए थे उस समय, बताया था भारतीय संविधान का भाग 20 और जिसमें अनुच्छेद 368 लिखा हुआ है और जिसमें किसकी प्रक्रिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो अब संविधान संशोधन करता कौन है?
संविधान में संशोधन कौन करती है? संसद करती है, पार्लियामेंट। अब आप लोगों से एक सवाल है कि संसद जो है वो संविधान संशोधन का काम करती है, पर हमारी संसद तो गठित हुई थी 1952 में और हमारा पहला संविधान संशोधन 1951 में ही हो गया। आ रही बात समझ में? हो सकता है कभी कभार दिमाग में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 1952 में तो हमारी संसद गठित हुई और 1951 में पहला संविधान संशोधन कैसे हुआ? तो आप लोग एक बात जरूर जानते हो कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, वहां से लगाकर 1952 तक, मतलब करीबन 5 साल तक भारत में चुनाव होने से पहले एक अंतरिम सरकार कार्य कर रही थी, जिसके प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और उस समय संविधान सभा जो थी हमारी, जिसने हमारा संविधान बनाया था, उसी संविधान सभा ने संसद के रूप में काम किया था। और पहला ही जो संविधान संशोधन भारतीय संविधान में हुआ था, वो संविधान सभा ने ही किया था। किसने किया था? संविधान सभा ने। और जो किसके रूप में काम कर रही थी? अंतरिम संसद के रूप में। मतलब हमारी जो मुख्य संसद है वो चुनाव के बाद जब गठित होगी 1952 में, उससे पहले संविधान सभा संसद के रूप में काम कर रही थी और उसी संविधान सभा ने पहला ही संविधान संशोधन भारत में किया था 1951 के अंदर। ठीक है, और उसी के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून है और भूमि सुधार कानूनों और 9वीं अनुसूची में जो भी कानून डाले जाते हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, पर 2011 के डिसीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो लिखो एक लाइन, लिखना। 9वीं अनुसूची लिखा? कुछ नहीं लिखा? बहुत बढ़िया। 9वीं अनुसूची, उसमें लिखना भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख, भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख। वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है भूमि सुधार को लेकर। आर्टिकल जो संपत्ति का अधिकार 31 में हटा दिया, नए आर्टिकल जोड़े। इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई, उस समय क्या कंट्रोवर्सी चल रही थी, ये पूरा अगर समझेंगे कभी विस्तृत आराम से अपन बात करेंगे इसके ऊपर। पर इतना समझ लेना कि इसमें क्या है? भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख है। ठीक है, भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख व ऐसे कानून जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसे कानून जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसे कानून जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लिख दिया? नोट लगा के एक लाइन लिख देना नीचे। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। उन्नीस के द्वारा जोड़ी गई है। नेक्स्ट लिखना, वर्ष 2011 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, वर्ष 2011 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 9वीं अनुसूची का कोई कानून, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 9वीं अनुसूची का कोई कानून, 9वीं अनुसूची का कोई कानून, 9वीं अनुसूची का कोई कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो, मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो, मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। लिखा? ठीक है, एक और लाइन लिख देना, एक और लाइन। केशवानंद भारती, बहुत बार कंपटीशन में आ चुका ये क्वेश्चन, बहुत बार। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) 1973, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूलभूत ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर यानी, है ना, मूलभूत ढांचे की अवधारणा दी। मूलभूत ढांचे की अवधारणा दी। संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा दी। मूलभूत ढांचा क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर। तो देखो, एक सिंपल सा था कि जब लगभग इंदिरा गांधी की सरकार बनी शास्त्री जी के बाद, ठीक है, वहां से लगा के इंदिरा गांधी लगातार सुप्रीम कोर्ट को अपने ऊपर, मतलब कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हावी हो रही थी सरकारें। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में एक बात कह दी, और ये बात इतनी पावरफुल थी कि इसने सारे के सारे अधिकार अपने पास रख लिए और सरकार को यूं, मतलब एकदम खुला छोड़ दिया। समझना, यहाँ पे उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी सरकार, कोई भी संसद, कोई भी चीज, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में संविधान के बदलाव नहीं किया जा सकता। फिर सरकार ने यह पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है संविधान का, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन बता दी कि इसकी समय समय पर हम व्याख्या करते जाएंगे कि ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर में आती है कि नहीं आती है। तो कितनी बढ़िया बात है कि सरकार अब जब भी मान लो कि कोई ऐसा संशोधन करने गई, न्यायपालिका को लगा कि ये खराब है, तो डायरेक्ट बोल देगी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन हो रहा है। आ रही बात समझ में? उसने क्या कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा है संविधान का, इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संविधान में संशोधन का काम तो किसका है? संसद का। पर संविधान को बचाना या संविधान की रक्षा का कार्य है न्यायपालिका का। आ रही बात समझ में? तो जब भी, अब कभी भी सरकार कुछ ऐसा निर्णय लेगी जो जनता के विरोध में है, या कोई भी ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट एक जनरल बात है कि सरकार अगर कोई भी डिसीजन लेती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप अब कर सकता है, क्योंकि उसके पास ये पावर हो चुकी है कि वो कहेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है और इसमें सरकार संशोधन नहीं करेगी। क्योंकि 1973 में के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि संसद जो है वो पूरे संविधान में बदलाव कर सकती है, आपकी मर्जी हो वहां पे बदलाव कर देना, पर बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं होगा। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हम समय समय पर आपको बताते जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास बहुत बड़ी पावर रख ली। एक और चीज लिख देना, नेक्स्ट लाइन में था, प्रथम संविधान संशोधन संविधान सभा जो अंतरिम संसद के रूप में, अंतरिम है ना, अंतिम नहीं है, अंतरिम मतलब अस्थायी रूप से जो काम कर रही है, अंतरिम संविधान सभा, क्या लिखा? जो अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। प्रथम संविधान संशोधन संविधान सभा या अंतरिम संसद के रूप में जो कार्य कर रही थी। मतलब देखो, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो किसके द्वारा किया गया था? तो अंतरिम संसद या संविधान सभा के द्वारा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव ही 1952 में हुए हैं।
ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। नेक्स्ट लिखना, ये हो गई 9वीं अनुसूची। फिर लिखना 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, और 10वीं अनुसूची में लिख देना दल बदल कानूनों का उल्लेख। दल बदल कानूनों का उल्लेख। दल बदल कानूनों का उल्लेख, ठीक है। बेसिकली दल बदल कानून क्या होते हैं, थोड़ा सा समझ लेना कि कोई पार्टी का व्यक्ति है, मान लो कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, कोई भी पार्टी है XYZ, उस पार्टी से वो चुनाव जीतता है और चुनाव जीतने के बाद अगर वो किसी और पार्टी में शामिल हो जाता है या उसका झुकाव किसी और पार्टी की तरफ है तो वो दल वाले उसको निष्कासित भी कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे कि कोई बिल पास होने के लिए आया है और मान लो कि किसी लीडर ने ये कहा है कि इस बिल का हम सब विरोध करेंगे, अपनी पार्टी वाले ये बोला है, ठीक है। देखो भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन व्यवस्था है, और यहाँ पे पार्टी की बात मानना जरूरी है, ये बात दिमाग में रखना। अगर कोई व्यक्ति पार्टी की बात नहीं मानता है और वहां पे वो उसको यूं लगा कि सामने वाली पार्टी की बात, हाँ आपके साथ है हम, अगर इतना भी कर दिया तो सामने वाली पार्टी उसको दल बदल कानून के द्वारा भी निष्कासित किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? या कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद किसी और पार्टी में शामिल हो जाता है या विधानसभा या लोकसभा में पार्टी के विरोध में अगर मत देता है, जो मत मान लो कि कोई बिल लाया गया है और वो बिल मान लो कि सरकार अपनी तरफ से लाई है और विपक्ष वाले पार्टी का कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकार की तरफ से वोट दे दे, अरे बस हम इसमें सहमत है, बिल पास कर दो, है ना, तो ऐसी कंडीशन में ये दल बदल माना जाता है कि व्यक्ति अपने दल के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना, क्योंकि यहां पे सामुदायिक उत्तरदायित्व की भावना होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कि सभी व्यक्ति एक साथ काम करेंगे। ठीक है, दल बदल कानूनों का उल्लेख एक लिख देना। 52वें संविधान संशोधन, नोट लगा के एक लाइन लिख देना, 52वें संविधान संशोधन 1985 1985, 52वें संविधान संशोधन 1985, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा राजीव गांधी की सरकार के द्वारा, राजीव गांधी नाम सुना है, भारत के प्रधानमंत्री थे, है ना, थे, है नहीं, राजीव गांधी के क्या लिखा, सरकार के द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई, यह अनुसूची जोड़ी गई, राजीव गांधी की सरकार के द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई। पर एक रोचक बात है, एक बात दिमाग में रखना, अमूमन व्यक्ति ये समझ लेता है कि इसमें दल बदल को रोकने के लिए हुआ है, पर यह दल बदल बचने के लिए भी काम है। मगर देखो समझना, कोई पार्टी है, उस पार्टी के जब ये संविधान संशोधन हुआ और जब ये जोड़ा गया उस समय लिखा हुई बात थी, उसमें राजीव गांधी ने क्या लिखवाया, अगर पार्टी के 1/3 सदस्य जो टोटली लोग हैं उसके कितने 1/3 सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो वो दल बदल के रूप में कानून में नहीं आते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आ रही है? नहीं आई होगी, मान लेते हैं। ठीक है, मान लो कि 300 लोग हैं, 300 का 1/3 लगभग कितना आ जाएगा, 100। अगर उस पार्टी में 300 लोग हैं, 100 लोग अगर एक साथ दल बदल करते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो रहेंगे। आ रही बात समझ में? पर मान लो कि 100 से अगर कम, 300 लोग थे पार्टी के और कितने लोगों ने, मान लो 90 लोगों ने भी दल बदल कर दिया, तो सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और सभी को सदस्यता समाप्त हो जाएगी। आई बात समझ में? लेकिन एक और व्यक्ति आए जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 91वें संविधान संशोधन 2003 में किया और इसमें यह लिखवा दिया कि अगर कोई 2/3 से ज्यादा, कितने तिहाई से, 2/3 से अगर ज्यादा लोग करते हैं तो वो दल बदल में काउंट नहीं होगा। जबकि राजीव गांधी ने कितना लिखवाया था, 1/3। ठीक है, और 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना करवा दिया, 2/3 कर दिया। मतलब 2/3 लोग अगर इसमें करेंगे, दल बदल होता है तो वो दल बदल में काउंट नहीं होता है। अगर 2/3 से कम लोगों ने अगर दल बदला है तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और एक और क्वेश्चन आप लोग यहां पूछ सकते हो मुझसे, लेकिन नहीं पूछना चाहो तो मैं बता देता हूं कि ये पूछा जा सकता है कि दल बदल के लेकर निर्णय कौन लेता है। देखो एक चीज समझना है, यहां पे मैं बता रहा हूं थोड़ा सा, कि लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है, और एक विधानसभा के सदस्य हैं।
राज्यों के अंदर, ठीक है। अब मान लो मैं विधानसभा का उदाहरण दूं आप लोगों को। राजस्थान की विधानसभा है, राजस्थान की विधानसभा में करीबन कितने लोग हैं? 200, करीबन नहीं है 200 ही हैं, ठीक है। राजस्थान की विधानसभा में 200 लोग हैं, और यहां पे एक दिमाग में रखना, अगर विधानसभा का कोई व्यक्ति मान लो कि उसने कोई अपराध किया है या कोई ऐसी गलत चीज हुई है, मतलब लाभ के पद धारण कर लिया है, या वो ऐसी कोई उसने घटना घटित हुई है, दिवालिया हो चुका है या मानसिक रूप से पागल हो चुका है, तो ऐसी कोई घटना घटित होती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त होगी। और एक सदस्यता समाप्त करने का कारण क्या है? दल बदल। देखो, दो आधार पे सदस्यता समाप्त होती है। विधानसभा में होते कौन है? एमएलए। अपने गढ़ी का एमएलए कौन है अभी? कैलाश मीणा, ठीक है। उसी का एग्जाम्पल देके बता रहा हूं कि मान लो कि, कहना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है, मान लो कि मानसिक रूप से विकृत हो जाए, कोई भी ऐसी घटना घटित होती है, तो ऐसी कंडीशन में उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। या फिर वो दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। पर दोनों में डिसीजन कौन लेता है वो समझने की कोशिश करना। अगर मानसिक रूप से विकृत हो जाता है या दल बदल के अलावा, इतना मान लेना, दल बदल के अलावा अगर उसकी सदस्यता समाप्त करनी है तो ये डिसीजन किसके द्वारा लिया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। कौन लेगा? राज्यपाल। और राज्यपाल ये डिसीजन लेने से पहले किसको पूछेगा? राज्य निर्वाचन आयोग को कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग को? केंद्रीय निर्वाचन आयोग को। यह बात दिमाग में रखना, राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं पूछता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अगर दल बदल के अलावा अगर किसी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त करनी है तो ये डिसीजन कौन लेगा? राज्यपाल। और राज्यपाल किसके परामर्श से लेगा? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पे, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पे नहीं। आप लोग हो सकता है ये सोच भी सकते हैं कि राज्य की विधानसभा है, राज्यपाल करवा रहा है तो राज्य राज्य निर्वाचन आयोग हो। नहीं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग को पूछा जाता है। और कंपटीशन एग्जाम में कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसी में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सदस्यता समाप्त करने के संबंध में गलत कथन छाटी है। राष्ट्रपति केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर विधानसभा के सदस्यों की समाप्त करता है। नहीं, राष्ट्रपति तो है ही नहीं। अगला कथन दे दिया, राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद सदस्यता समाप्त करता है, यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा कथन दे दिया, राज्यपाल केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर सदस्यों की सदस्यता को समाप्त करता है, यह कथन सही होगा। समझना इस चीज को। पर दल बदल के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को सदस्यता समाप्त करनी है तो यह संबंधित जो सदन है उसका अध्यक्ष, मतलब अगर बात विधानसभा की है तो विधानसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि इसने दल बदल किया है कि नहीं किया है। आई बात समझ में कि नहीं आई? दो आधार पे सदस्यता समाप्त होती है व्यक्ति की। चुनाव के बाद अगर कोई जीत जाता उसके बाद की बात है, ठीक है। एक तो है दल बदल, और दल बदल के अलावा मानसिक रूप से विकृत, दिवालिया हो जाए या कोई लाभ का पद धारण कर ले, ये सारे अगर कोई व्यक्ति ग्रहण कर लेता है तो उसकी सदस्यता समाप्त होगी। दल बदल के अलावा किसी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त करनी है तो यह डिसीजन राज्यपाल के द्वारा लिया जाएगा और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर लिया जाता है। पर अगर कोई व्यक्ति दल बदल के आधार पर हटाया जाएगा तो यह निर्णय लिया जाएगा संबंधित सदन के अध्यक्ष के द्वारा। अगर विधानसभा है तो विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा है तो राज्यसभा का सभापति, और विधान परिषद है तो विधान परिषद का सभापति। आ रही बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, नहीं आई हो तो फिर से वीडियो को देख लेना शाम को। लिखो एक लाइन। कुछ लिखा दल बदल के अंदर? क्या लिखा? हाँ, बस उतना लिखा। एक लाइन लिख देना। एक लाइन नोट लगा के लिख देना, 91वें संविधान संशोधन 91 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, और इसी 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या भी निर्धारित की गई थी। जो रेड 2020 के अंदर जो रद्द हो गया था ना, उसी पेपर में पूछा भी गया था कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कौन से संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित की गई, तो 91वां संविधान संशोधन ही था। और इसी 91वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ बदलाव हुए। लिख देना, क्या लिखा? 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 2003 के द्वारा दल बदल के बहुमत की संख्या, दल बदल के बहुमत की संख्या 1/3 यानी
एक तिहाई से बढ़ाकर 2/3 कर दी गई है। 1/3 से बढ़ाकर 2/3 कर दी गई है। इससे तो और भी ज्यादा नुकसान हो गया, ज्यादा लोग फिर दल बदल करेंगे एक साथ। अगर मान लो कि 2/3 से ज्यादा लोगों ने दल बदल किया है तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। 2/3 से अगर कम लोग जाते हैं किसी और पार्टी में शामिल होने के लिए तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। एक और लाइन लिख देना। हाँ, अध्यक्ष ने कह दिया फाइनल, खत्म तो खत्म पिक्चर। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। यहां पे राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है, वैसे न वैसे वहां पे अध्यक्ष का निर्णय। जब विधानसभा लोकसभा पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल एक लाइन लिख दो। दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। ठीक है, कोई भी अध्यक्ष हो सकता है, लोकसभा का हो सकता है, राज्यसभा का हो सकता है। ठीक है, संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। ठीक है, दल बदल के आधार पे सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण संबंधित सदन के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी प्रकार की अयोग्यता है तो ये सारी बातें अपन बाद में पढ़ेंगे। लिखो, कौन सी अनुसूची हो गई है? 10वीं हो गई, 11वीं अनुसूची। ग्यारहवीं अनुसूची में लिखना, पंचायती राज से संबंधित कार्यों का उल्लेख। पंचायती राज से संबंधित कार्यों का उल्लेख। पंचायती राज से संबंधित कार्यों का उल्लेख। देखो, इसमें दो चीजें हो सकती हैं आपके साथ। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पॉलिटी कभी रहा ही नहीं है, तो थोड़ा सा भी शुरुआत में टफ उनके लिए हो सकता है। आ रही बात समझ में? डायरेक्ट में लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष ये बोलूंगा, किसी को ये भी नहीं पता लग रहा हो विधानसभा क्या है, कोई भवन है कि कोई किताब का नाम है कि किसी व्यक्ति का नाम है। एक जनरली बात कर रहा हूं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप लगातार ये चीजें बार बार सुनोगे तो आप इसके साथ जुड़ जाओगे। ये बात दिमाग में रखना। दूसरी बात ये है कि अगर आप लिखने के ऊपर ज्यादा फोकस रख रहे हो तो ये भी बात है, पर कॉन्सेप्ट ज्यादा समझना पॉलिटी में, है ना। ऐसा नहीं कि सर लिखवा रहे उस समय लिख दिया, बाकी सर क्या समझा रहे उस समय कोई मतलब नहीं है। जब तक समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन पॉलिटी में नहीं करके आओगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि बाबर का युद्ध है नहीं कि जो 1527 वहां लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में। यहां पे कथन और कारण ही मिलेंगे, आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद सही और गलत कथन को छांटना है। मैंने पहले भी बोला है कि कंपटीशन एग्जाम में समय वैसे भी कम होता है हमारे पास, और पॉलिटिकल के क्वेश्चन उस लेवल के होते हैं कि पढ़ते पढ़ते 1-2 मिनट निकल जाते हैं, जबकि हमारे पास क्वेश्चन पेपर के अंदर टाइम कितना होता है पॉलिटिकल के क्वेश्चन करने या किसी भी राउंड फिगर 1.5 या 2 मिनट का होता है। अरे बात समझ में? तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है हमेशा। अनुसूची 11 क्या लिखा? पंचायत के कार्यों का, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का उल्लेख, और उसमें लिख देना ब्रैकेट में 29 कार्य। पंचायती राज संस्थाओं के कितने कार्य हैं? 29। ठीक है, देखो एक चीज बता रहा हूं मैं, वैसे पंचायती राज जब पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे, पर इतना समझ लेना कि आपको पता है भारतीय संविधान का एक भाग बताया था, भाग 9। ठीक है, भाग 9 में किसका उल्लेख था? पंचायत का। और इसमें इतना भी बताया था कि अनुच्छेद 243 से लगाकर अनुच्छेद 243 ओ तक ये टोटली 16 अनुच्छेद थे इसमें। ठीक है, और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है इस भाग में कि कब चुनाव होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें एक आर्टिकल है 243G। कौन सा आर्टिकल है? 243G कैपिटल। 243G में यह लिखा हुआ है कि पंचायतें वो सब कार्य करेंगी जो राज्य सरकारें उनको 11वीं अनुसूची में से सौंपेंगी। मतलब देखो,
संविधान में ये लिखा हुआ है कि पंचायतें ये 29 कार्य करेंगी। खाली इतना समझ लेना कि संविधान में क्या लिखा हुआ है कि पंचायतें कितने कार्य करेंगी, 29। पर इन 29 कार्यों में से राजस्थान की पंचायतें कौन से कार्य करेंगी, गुजरात की पंचायतें कौन से कार्य करेंगी, मध्य प्रदेश की पंचायतें कौन से कार्य करेंगी, ये वहां की सरकार तय करेगी। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है, जैसे 29 कार्य यहां पे दिए हुए हैं। राजस्थान की पंचायतें इसमें से कितने कार्य करती हैं, तो 23 कार्य करती हैं। कितनी करती हैं, 23। आ रही बात समझ में? संविधान में कितनी दे रखी है, 29। 2009 में गुलाबचंद कटारिया समिति का गठन हुआ था और इस कमेटी ने बोला था, गुलाबचंद कटारिया का नाम सुना है? हाँ, उस व्यक्ति ने क्या बोला था कि 23 कार्य जो राजस्थान की पंचायतों को दिए हुए हैं, तो इन पंचायतों को पूरे के पूरे जो हमारे संविधान में 29 कार्य दिए हुए पूरे दे दो। राज्य सरकार दे सकती है, 29 कार्य पूरे दे सकती है। आई बात समझ में? पर मान लो कि 23 से 20 कर देने तो भी किया जा सकता है, पर संविधान ने कितने दिए हुए, 29 कार्य, जो कौन सी अनुसूची में जोड़े गए, 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्यों के बारे में। बस ये दोनों अनुसूचियां हैं, और ये भी कब जोड़ी गई, एक लाइन लिख देना। तिहत्तरवें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992, 1992। बहुत बड़ा टॉपिक है पंचायती राज, कभी पढ़ेंगे इसको लेकर अपन बात करेंगे। पंचायत कैसे बनी, संविधान में क्या पंचायतों के बारे में प्रावधान है, उसके बाद फिर पंचायतों को लेकर राजस्थान में अलग से क्या प्रावधान है ना, सब दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि पंचायत राज्य सूची का विषय है। जो सूचियां बनाई थी ना अभी अपन ने 3, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, उसमें पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है, राज्य सूची का। मतलब इसीलिए संविधान में पंचायतों के बारे में भले लिख दिया, पर बाकी बातें तय करने के लिए राज्यों के ऊपर छोड़ दिया कि आप अपने हिसाब से बातें निर्धारित करेंगे। ठीक है, लिखो आप तो। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, नेक्स्ट लिखना 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची, और 12वीं अनुसूची में लिख देना नगर पालिकाओं के कार्य। बाकी बच्चे कार्य कौन करेगा, यूं के वो तो राज्य सरकारें करती हैं। हाँ, मतलब जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल समझना, मैं बता रहा हूं कि गांव के अंदर मान लो कि सड़क बनाने का काम पंचायतों को उनको दे रखा है अभी। मान लो कि अगर सरकार वो हटा दे, ये सड़कें ये नहीं बनाएंगी, तो बस सड़कें टूटी हुई रोडों के अंदर मिलती रहेंगी आपको गांव में जाओगे तो। ठीक है, और सरकार, जो राज्य सरकारें हैं वो तय करेंगी कि अगर ये सड़क बनानी है राज्य में हमारी, तो बनाएंगे वो। ठीक है, नगर पालिकाओं के कार्यों का उल्लेख। नगर पालिकाओं के कार्यों का उल्लेख। और नगर पालिकाओं के कितने कार्य हैं, 18 कार्य। 18 कार्य। एक और रोचक बात बता दूं कि भारतीय संविधान में, लिख दो एक बार, है ना, कितने कार्य हैं, 18। भारतीय संविधान में कौन से भाग में नगर पालिकाओं का उल्लेख था, 9A में, जिसमें अनुच्छेद 243 P से लेकर Z G तक आर्टिकल आते थे, और ये टोटली 18 अनुच्छेद हैं। मतलब 18 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, और 18 इनके कार्य भी हैं अनुसूची में। एक कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं है ना, ये बात दिमाग में रखना। कितने कार्य हैं, 18। और इन 18 कार्यों में से राजस्थान की नगर पालिकाएं कौन कौन से करेंगी, ये तय कौन करेगा, राज्य सरकारें करती हैं। ठीक है, किसी के मन में ऐसा तो नहीं आ रहा है कि नगर पालिकाओं करती हैं तो नगर परिषद, नगर निगम का क्या होगा, हो रहा है ऐसा? नहीं आ रहा है, मुझे पता है आपकी सोच से बहुत आगे निकल चुका हूं, मुझे लग रहा है। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि जिसे आप नगर पालिका कहते हैं ना, वो क्या है, नगर पंचायत है। ठीक है, 3 चीजें, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, ये तीनों जब मिलेंगी तब उसे क्या कहते हैं, नगर पालिका कहते हैं। जबकि हम नगर पंचायत को क्या कहते हैं, नगर पालिका। हम कहते हैं नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, है ना, सॉरी, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। जबकि नाम क्या है, नगर पंचायत है उसका नाम संविधान में। क्या नाम है,
नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। ये तीनों कॉन्सेप्ट जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे तब जाके उन सबको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, नगर पालिका कहा जाता है। एक लाइन लिख देना नोट लगा के, नीचे नोट लगा के लिखना, 74 संविधान संशोधन, 74 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 74 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह प्रावधान, 74 संविधान संशोधन 1992 1992 के द्वारा, ये भी 1992 में ही हुआ है, दोनों पंचायत और नगर पालिका वाले, बस संविधान संशोधन अलग है, वो 73वां है, ये 74वां है, ठीक है, दोनों 1992 में हुए हैं, ठीक है, 1992 के द्वारा जोड़े गए, ठीक है, लिख दिया। नेक्स्ट अगली क्लास में।